आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम आज जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे, इस अध्याय को इस अध्याय के हम सामान्य परिचय का अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्याय को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 4 बिंदुओं को लेकर के। वो 4 बिंदु वो मूल क्रियाएं हैं जिनका हम स्टेप बाय स्टेप एक-एक अध्ययन करेंगे। और अध्ययन का इस तरह से रहेगा जैसे हम जीव जंतु भी लेंगे, यानी जंतु प्लस पादप, साथ साथ अन्य जीवों का उदाहरण लेके चलेंगे। वो 4 बिंदु इस तरह से हैं। फर्स्ट है पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण है, न्यूट्रिशन है। दूसरा एस्पिरेशन है। तीसरा है वहन, और इसमें मैं पहले बता चुका हूँ, वहन में जंतुओं को लेकर के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और पौधों की बात करें, संवहन ऊतक हैं, वेस्कुलर बंडल हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम रक्त का संगठन, और इसमें हार्ट के बारे में बताया गया है। एक बीपी के बारे में भी चर्चा करेंगे जब हार्ट पढ़ लेंगे। उसके बाद रक्तवाहिनियों की चर्चा करेंगे, रक्त के कार्य की चर्चा कर लेंगे। जबकि इधर वेस्कुलर बंडल की बात करें, संवहन ऊतक के पौधों की बात करेंगे, तो हम यहाँ जाइलम और फ्लोएम का सामान्य अध्ययन करेंगे। फोर्थ पॉइंट है इसमें एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। अब ये जो लेसन है, ये जो पार्ट है, इसको हम ये जो 4 मूल क्रियाएं जो जीव शरीर में होती हैं, जो जीव के अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जीव को यथावत या उसकी जो शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं, या जीव जो है वो पूर्व स्थिति में या उससे बेहतर स्थिति में बना रहे, इसके लिए मूल क्रियाएं जरूरी हैं शरीर में होना। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप हम एक एक मूल क्रिया का, जैविक क्रिया का अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को लेकर के। देखो, पहले थोड़ा स्थान की समस्या थी, अब हमें स्थान जो है वो प्रॉपर मिल चुका है, तो आगे से आपकी कक्षाएं जो हैं वो नियमित आएंगी। आप अगर विद्यालय में जो आपका बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड, उस पर अगर सर क्लास दिलाते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप घर पर भी मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर लगा करके इस स्पीड को, जो मैं बोल रहा हूँ, इस स्पीड को आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं धीरे बोल रहा हूँ तो आप इसको सवा गुना या 1.5 गुना कर सकते हो, 2 गुना भी कर सकते हो, आपकी सुविधा के अनुसार इसको स्पीड को बढ़ा करके, और आप अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ जो मैं जिस टॉपिक की चर्चा करूँगा, मेरा उद्देश्य ये है कि आपका एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा हूँ मैं, मतलब सिलेबस को तो लेके चल ही रहा हूँ, उससे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ही बता रहा हूँ, ताकि आप, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस में कुछ प्रश्न दे रखे हैं, और डायरेक्ट ऐसे प्रश्न नहीं आएगा कि जैसे पादप श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, तो सबको पता है।
वो आजकल क्या है, लॉजिकली प्रश्न देंगे, तार्किक प्रश्न भी आ रहे हैं जो आपको अपने विवेक से लिखने होंगे। तो वो तभी लिख पाओगे जब आप एनसीईआरटी सिलेबस में जो दे रखा है उससे लगभग 1.5 गुना पढ़ोगे, उसे नहीं उससे कुछ ज़्यादा पढ़ोगे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो आपके सिलेबस में दे रखा है उससे कुछ उस टॉपिक को थोड़ा लेवल अप करके आपको बता दूं। हाँ, सिलेबस आपका समय से पूर्ण हो जाएगा। पहले हम बायोलॉजी जो यूनिट देख रहे हैं 25 नंबर की है, वो अध्याय 5, 6, 7, 8, चार चार अध्याय हैं। ये अध्याय थोड़ा बड़ा है। जैसे इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है जिसकी हम चर्चा आज शुरू करेंगे, पोषण। पोषण लिखते जाएं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। अब इस टॉपिक में पहले मैं इसकी रूपरेखा बता देता हूँ आपको, इसमें किस किस का अध्ययन करेंगे वो आपके सामने है। भाई एक तो इसमें सबसे पहले तो इसी को अध्ययन करेंगे, व्हाट इज न्यूट्रिशन, पोषण क्या है। उसके बाद हम जो अध्ययन करेंगे वो एक तो भोजन के बारे में पढ़ेंगे, भोजन क्या है सबसे पहले। दूसरा है इसमें पोषण के आधार पर जीव, या पोषण कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का हो गया। जैसे ऑटोट्रोपिक, जैसे फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, पोषण के आधार पर जीव, स्वपोषी और उनका पोषण, स्वपोषी पोषण। वैसे ही दूसरा है संपोषी पोषण। इनको फूड कहेंगे, एनर्जी सोर्स, इसको फूड कहेंगे, एनर्जी सोर्स कहेंगे। स्वपोषी को हम क्या कह सकते हैं, ऑटोट्रोपिक, और इसको कहेंगे हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक, ठीक है। स्वपोषी पोषण और हेट्रोट्रोपिक पोषण, विषमपोषी पोषण। तीसरा बिंदु हम इसमें देख रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी आ सकता है। इस पर फोटोसिंथेसिस। इंग्लिश वर्ड थोड़ा देखते रहना, अच्छी बात है कि आप इंग्लिश शब्द सीख जाएं। मैं कोशिश करूंगा आपको जो वर्ड आपको इंग्लिश से अच्छे समझ में आ जाए उनको इंग्लिश में लिखवा दूं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, जैसे इसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, और इसमें प्रकाश संश्लेषण हो गया। उसके अलावा इसमें कुछ क्रियाकलाप दे रखे हैं, प्रकाश संश्लेषण पर कुछ क्रियाकलाप दे रखे हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में एक तो पर्णहरित की आवश्यकता होती है, तो वो यही क्रियाकलाप करवाएगा आपसे। क्रियाकलाप करवाएगा 5.1। क्रियाकलाप 5.1 है, क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है, पर्णहरित की आवश्यकता को समझाना है एक क्रियाकलाप से। एक इसमें हम ये भी कह सकते हैं, इसी के अंतर्गत हमें ये पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, यानी ग्लूकोज का जो निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, जो पौधे जो भोजन बनाते हैं या जो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, वो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट तो है। तो उस ग्लूकोज को आवश्यकता से ज़्यादा हो जाएगी तो पौधे जो है वो किसके रूप में स्टोर करते हैं, इसको इंग्लिश में स्टार्च बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं उसको मंड। तो पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, तो उसका संचय जो करते हैं, अतिरिक्त जो ग्लूकोज है उसका स्टोर जो करते हैं वो स्टार्च के रूप में करते हैं, मंड के रूप में करते हैं। उसका टेस्ट किया जाएगा इसमें, स्टार्च या मंड परीक्षण करते हैं, स्टार्च का टेस्ट करते हैं, स्टार्च परीक्षण करते हैं, वो क्रियाकलाप।
एक क्रियाकलाप दूसरा क्रियाकलाप इसमें 5.2 कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किसका उपयोग करते हैं? CO2 का उपयोग करते हैं। तो CO2 के उपयोग का प्रदर्शन करना है कि वास्तव में प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता है। प्रयोग द्वारा स्पष्ट करेंगे। बहुत इजी है, इतना जटिल नहीं है। प्रैक्टिकल करेंगे और आप खुद भी घर भी कर सकते हो। अच्छा, अगला इसमें और किसका अध्ययन करेंगे? एक इसमें पौधे जो शोषण करते हैं या फिर पौधों के अंदर जो शोषण होता है, वो शोषण में जो गैसों का विनिमय होता है, या फिर हम यूं कह सकते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके लिए जो CO2 की आवश्यकता पड़ती है वो किसके द्वारा जाती है? अंदर पत्तियों पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम रंध्र बोलते हैं, उनके द्वारा CO2 अंदर जाती है। और एक क्रिया होती है वाष्प उत्सर्जन, जल की हानि। वो जरूरी भी होती है वाष्प उत्सर्जन। और जीरोफाइट्स जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, जो शुष्क आवासीय पौधे होते हैं, उनके लिए वो हानिकारक भी होता है, जिसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो रंध्र जो है उससे हम प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का यानी गैसों का क्या होगा? गैसों का विनिमय होगा। और एक होगा इसमें ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। वो आपके सिलेबस में दे रखा है थोड़ा सा। किसके बारे में दे रखा है? रंध्र। एक तो इसकी संरचना पढ़ेंगे, रंध्र की संरचना पढ़ेंगे, और रंध्र के कार्य पढ़ेंगे, और रंध्र के खुलना व बंद होने की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे, यानी रंध्र के बारे में पढ़ेंगे। और है इसके अंदर, और किसका अध्ययन करेंगे? एक इसमें क्योंकि पौधे जो भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अकार्बनिक पदार्थों को निर्माण करते हैं। पौधे जो खुद भोजन बनाते हैं, हरे पौधे, वो स्वपोषी हो गए। तो उनका उपयोग संपूर्ण जीव जगत कर रहा है। जो हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं उसी पर सभी जीव डिपेंड होते हैं ऊर्जा के लिए, ऊर्जा आवश्यकताएं पूर्ति होती है। लेकिन पौधे जो होते हैं उनके जो वृद्धि और विकास होता है, उपापचय क्रियाएं जो होती हैं, पौधे का जो बड़ा होता है या फिर उपापचय क्रियाएं जिसमें होती हैं, उसके लिए उनको पोषण की जरूरत होती है। और वो पोषण वो खनिजों से प्राप्त करते हैं, यानी मिट्टी से जो खनिज होते हैं वो खनिजों से प्राप्त करते हैं, अर्थात मिट्टी से वो तत्व प्राप्त करते हैं। और इन जो खनिज के रूप में जो तत्व मिलते हैं और इनके द्वारा जो पौधों के अंदर पोषण होता है उसको हम क्या कहते हैं? खनिज पोषण कहते हैं। इसका भी अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, खनिज पोषण। इसको हम कह सकते हैं कि विशेष नाम दे सकते हैं खनिज पोषण। इसको हम कह सकते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। और इसमें जो पौधे जो खनिज कुछ तत्वों की पौधों की वृद्धि और विकास उपापचय क्रियाओं के लिए कुछ मिट्टी से कुछ खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है जिनसे उनका शरीर का निर्माण होता है, पौधों का विकास होता है। तो वो जो तत्व हैं उनको प्राप्त करने के जो पोषण है उसको क्या कहते हैं? खनिज पोषण कहते हैं। अब कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा की आवश्यकता होती है,
जिनको मैं दीर्घमांत्रिक कह सकते हैं, दीर्घमांत्रिक कह सकते हैं, जिसमें आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम है। ये 3 तत्व ऐसे हैं जिनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है पौधों के विकास के लिए। जिसमें एक जो है आपका नाइट्रोजन, इनको क्रांतिक तत्व भी कहते हैं। नाइट्रोजन जो है, इसका आपके सिलेबस में दे भी रखा है, थोड़ा विस्तार है कि नाइट्रोजन का उपयोग पौधे किस प्रकार से करते हैं और नाइट्रोजन का पौधे के शरीर विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है और जीव शरीर में नाइट्रोजन का क्या महत्व है, इसकी चर्चा करेंगे। तो पौधे जो है वो नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करते हैं और ये इसकी महती आवश्यकता होती है। और इसके अलावा और भी हैं, इनको क्रांतिक तत्व कहते हैं। जैसे हम यूरिया जो देते हैं, यूरिया खाद जो डालते हैं, उसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी से पौधे की पत्तियां कैसे पड़ जाएंगी? पीली पड़ जाएंगी, पुष्पन भी देरी से होगा। इसकी विशेष चर्चा करेंगे। एक इसमें और भी है, CH कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। ये दीर्घमांत्रिक हो गई। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, उनको हम क्या कह सकते हैं? सूक्ष्म मांत्रिक तत्व, सूक्ष्म मांत्रिक तत्व कहते हैं जिनकी आवश्यकता कम पड़ती है। जैसे लोहा है, मैग्नीज है जो आपके सिलेबस में दे रखा है, आदि। अब तक हम इस पाठ को मैं ये कह रहा हूं कि 4 बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। 4 मुख्य बिंदु हैं, वो जो 4 मुख्य बिंदु हैं वो 4 मूल क्रियाएं हैं जो जीव शरीर में होती हैं। फर्स्ट है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन और चौथा है एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। फर्स्ट जो टॉपिक है, जिसका जो पाठ का एक भाग होगा, पोषण है। परिभाषा पढ़ेंगे इसकी, इसमें किस किस का अध्ययन करेंगे उसका मैं एक रूपरेखा आपके सामने बोर्ड पर लिख चुका हूँ। आप चाहें तो इसको पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये लिख सकते हो कि हम इसमें किस किस का अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट तो इसमें पोषण की परिभाषा आदि अध्ययन करेंगे, फिर उसमें भोजन पढ़ लेंगे, भोजन के बाद पोषण का अध्ययन कर लेंगे। ये बात भी अर्थात यूँ भी पढ़ सकते हैं इसको, पहले भोजन क्या है, फिर पोषण क्या है, फिर पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के हो गए, स्वपोषी हो गए, विषमपोषी हो गए, फिर प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका सविस्तार अध्ययन करेंगे। ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, बाकी सिलेबस में जितना दे रखा है उतना अध्ययन कर लेंगे। और उस प्रकाश संश्लेषण पर 2 क्रियाकलाप हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रणाली की आवश्यकता होती है या हरित लवण की आवश्यकता होती है। एक इसमें स्टार्च का परीक्षण है, सविस्तार समझाइए, तो इस प्रयोग द्वारा समझेंगे इसको। और प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है, उसका भी प्रदर्शन करेंगे हम क्रियाकलाप के द्वारा। एक इसमें किसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैसों का विनिमय होगा वो किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा गैसों का विनिमय होता है, CO2 गैस आती है। तो एक इसके में जो पौधों के अंदर जो ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, रंध्रों के द्वारा होती है। एक हम इसमें अध्ययन करेंगे, रंध्र की संरचना का अध्ययन करेंगे, रंध्र के कार्य का अध्ययन करेंगे, और रंध्र की जो क्रियाविधि है, ये रंध्र खुलते और बंद होते हैं, कब खुलते हैं कब बंद होते हैं, यानी दिन में खुलते हैं रात को बंद होते हैं, अलग अलग पौधों में अलग अलग है स्थिति। वो क्रियाविधि पढ़ेंगे, कैसे बंद होते हैं कैसे खुलते हैं। इस पर आपके सिलेबस में एक प्रश्न भी दे रखा है, NCERT सिलेबस में एक प्रश्न दे रखा है, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है कि रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि को समझाइए। अब आपके सिलेबस में तो उसमें तो दे नहीं रखा सविस्तारित रूप में, तो लेकिन प्रश्न दे दिया। तो अगर मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा तो आप कैसे समझ पाओगे, उसका आंसर कहाँ से लिख पाओगे? आपको जो उत्तर लिखने हैं बोर्ड एग्जाम के, मैं आपको पेपर दूंगा, उन सभी के आंसर जो मैं लिखवा रहा हूँ उनसे ही लिखने हैं, बाहर से नहीं। किसी पासबुक आदि का सहारा नहीं लेना है आपको। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते रहो। 100%, 99% इसमें से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। उसके बाद पादपों के विकास के लिए, वृद्धि और विकास के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व मिट्टी से मिलते हैं, इनको खनिज कहते हैं, और उनके द्वारा जो पोषण होता है उसको खनिज पोषण कहते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। वो कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा अधिक
पौधों की वृद्धि और विकास के लिए वो बहुत ही अति आवश्यक होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। उनको उनके तत्वों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ पोषक तत्वों की अति आवश्यकता होती है, जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जिनके बिना पौधों का विकास संभव नहीं है। तो उनमें जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन आदि है। और उनमें जो नाइट्रोजन है वो महत्वपूर्ण है। इन तीनों को क्रांतिक तत्व भी कहते हैं क्योंकि इनकी महती आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन का हमारे शरीर में पौधों के शरीर में वृद्धि और विकास के लिए, ये तो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन, क्योंकि डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड है वो उसमें नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। सूक्ष्म आंतरिक तत्व आपके सिलेबस में भी दे रखे हैं, इनकी कम आवश्यकता पड़ती है, लोहा है, मैग्नीज है आदि। और इनकी कमी होने से पौधे के शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पौधे की अपची क्रिया पर प्रभावित करता है, वृद्धि और विकास सही तरह से होते हैं। इसकी कमी से पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पुष्पन की क्रिया भी धीरे होती है। अब ये पूरा जो मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख चुका हूँ, ये किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। लिखना चाहो तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो। सबसे पहले आप, फर्स्ट टॉपिक है इसमें भोजन। एनर्जी सोर्स। भोजन किसे कहते हैं, ये आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, क्योंकि हम भोजन का उपयोग डेली करते हैं। बिना भोजन तो जीवन ही संभव नहीं है। तो इसके बारे में तो आप सब जानते हैं, फिर भी मैं बता दूं आपको। शरीर की वृद्धि, शरीर के वृद्धि, विकास और प्रोटीन संश्लेषण। एक मैं बार बार सब बोलूंगा, प्रोटीन संश्लेषण आप समझ जाना। प्रत्येक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा जो प्रोटीन बनती है वो अगर ना बने तो जीवन संभव नहीं है। जीवन संभव नहीं है, क्योंकि प्रोटीन के रूप में हमारे शरीर में क्या बनते हैं, हार्मोन या एंजाइम। एंजाइम और हार्मोन होते हैं, ये प्रोटीन ही है। तो आप देख लो, एंजाइम नहीं होंगे, जो जैव उत्प्रेरक होते हैं, उससे पूरा पाचन तंत्र प्रभावित होता है। और हार्मोन से पूरा शरीर कंट्रोल होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम ये कह सकते हैं, शरीर की वृद्धि विकास, लिखते जाओ साथ साथ, या फिर एक मिनट रुको मैं लिख देता हूँ। तो शरीर के वृद्धि, वृद्धि विकास एवं प्रोटीन संश्लेषण, एवं प्रोटीन संश्लेषण। देखो, शरीर के वृद्धि विकास और प्रोटीन संश्लेषण के लिए बाहर से लिया गया, बाहर से लिया गया ऊर्जा सोर्स, ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। जिसे क्या करते हैं भाई, जिसे निगलते हैं, पाचन करते हैं,
और पाचन के बाद वो उसका क्या हो जाता है, शरीर में आत्मसात हो जाता है, जिसे निगलने, पाचन और आत्मसात करने पर क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। और ये जो पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को क्या रखते हैं, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊतक एवं अंगों की वृद्धि और मरम्मत को सक्षम बनाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं और शरीर के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। क्या क्या करते हैं, ये जो पोषक तत्व होते हैं ये जीवन की, अर्थात भोजन जो है वो जीवन की ऐसी ऐसी आवश्यकता है, जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। कैसी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। ठीक, मूलभूत आवश्यकता है। और ये क्या कह सकते हैं हम, भोजन हमें क्या देता है, एनर्जी का सोर्स है। भोजन हमें क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, यह है ऊतकों अंगों की वृद्धि, ऊतकों अंगों की वृद्धि एवं की वृद्धि एवं उनकी क्या करता है, उनकी क्या करता है, मरम्मत करता है, मरम्मत को सक्षम बनाता है। और भोजन क्या करता है, शरीर को बीमारियों से बचाता है। किससे बचाता है, बीमारियों से बचाता है। शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। और शरीर को किससे बचाता है, बीमारियों से बचाता है। लिख चुका हूं पहले, शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। देखो एक बार पोषण टॉपिक पढ़ रहे हैं, उससे पहले सबसे पहले इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले भोजन पढ़ रहे हैं। भोजन किसे कहते हैं, ये ऊर्जा का स्रोत है। तो हम ये कह सकते हैं भोजन किसे कहते हैं, शरीर के वृद्धि विकास और प्रोटीन संश्लेषण, शरीर के वृद्धि विकास और उसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो ऊर्जा का स्रोत, बाहर से जो ऊर्जा का स्रोत लेते हैं, अरे लेते हैं ना, सुबह खाना खाते हो आप, वही तो खाना खाना है, भोजन ही तो करना है। भोजन को तो आप तरल हो या फिर ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं। ये भोजन कैसा, ये भोजन जो है ये कैसा हो सकता है, या तो कैसा होता है, तरल होता है, या कैसा होता है, ठोस रूप में होता है। या तो तरल रूप में होता है या फिर ठोस रूप में होता है, जिसको शरीर की वृद्धि विकास और प्रोटीन संश्लेषण के लिए बाहर से ऊर्जा लिया गया ये ऊर्जा का स्रोत है। इसके निगलते हैं, पाचन होता है और वो शरीर में आत्मसात हो जाता है। आत्मसात करने पर उससे क्या, इससे क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक तत्व आपके सामने हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये आपने प्राथमिक कक्षा में पढ़ा होगा, वसा है, मुख्य तो यही है, खनिज लवण है, विटामिन हैं, विटामिन है, जल है। ये पोषक तत्व यानी भोजन के आत्मसात, निगलने, पाचन और आत्मसात करने पर हमें क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। और ये पोषक तत्व शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। भोजन से ऊर्जा मिलती है, ऊतकों अंगों की वृद्धि और उसकी मरम्मत होती है। भोजन से शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है और बीमारियों से बचाता है। अब लिख लो इसको,
भोजन की परिभाषा लिख लो। शरीर के वृद्धि विकास एवं प्रोटीन संश्लेषण के लिए, शरीर के वृद्धि विकास एवं प्रोटीन संश्लेषण के लिए, शरीर के वृद्धि विकास और प्रोटीन संश्लेषण के लिए बाहर से लिया गया बाहर से लिया गया एनर्जी सोर्स या ऊर्जा स्रोत, बाहर से लिया गया ऊर्जा स्रोत भोजन कहलाता है। ये भोजन होता है, ऐसे लिख लो, भोजन कहलाता है जो ठोस या तरल रूप में हो सकता है जो ठोस या तरल रूप में हो सकता है। थोड़ा जल्दी लिखो, फास्टली लिखना। जो ठोस या तरल रूप में हो सकता है, जिसे निगलने, पाचन, जिसे निगलने, पचाने एवं आत्मसात करने पर, जिसे निगलने, पचाने एवं आत्मसात करने पर पोषक तत्व नामक पोषक तत्व पोषक तत्व नामक आवश्यक पदार्थ, जिसे निगलने, पचाने और आत्मसात करने पर पोषक तत्व नामक आवश्यक पदार्थ मिलते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। फिक्र का चिन्ह बना के लिख देना। ये कैसी आवश्यकता है? यह जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। कोमा करके लिख देना, जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, कोमा। ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। उत्तकों अंगों की वृद्धि एवं उनकी मरम्मत करता है। उत्तकों अंगों की वृद्धि एवं उनकी मरम्मत करता है। उत्तकों अंगों की वृद्धि एवं उनकी मरम्मत करता है। शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। और शरीर को बीमार होने से बचाता है। और शरीर को बीमार होने से बचाता है। और शरीर को बीमार होने से बचाता है। निगलने, पचाने, आत्मसात करने से पोषक तत्व नामक आवश्यक पदार्थ मिलते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ये जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। ये ऊर्जा प्रदान करता है। अंगों उत्तकों की वृद्धि एवं उनकी मरम्मत करता है। बीमारियों से बचाता है और
शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। पोषक तत्व आपके सामने। पोषक तत्व लिखना चाहो तो आप एक साइड में पोषक तत्व लिख सकते हो पोषक तत्व नीचे लिख सकते हो पोषक तत्व स्टार बना के लिख सकते हो पोषक तत्व। और पोषक तत्व में लिख सकते हो आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि। ऐसे अब देखो, ये समझाना इसलिए जरूरी था मेरे को ताकि आप इसको समझ सकें। व्हाट इज न्यूट्रिशन? पोषण में प्रश्न आता है कई बार, पोषण की डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे। तो पोषण की परिभाषा क्या है, आप देखो इसको समझो। पोषण किसे कहते हैं? ये पोषक तत्व हैं, और इन पोषक तत्वों का जो मूल स्रोत है उसको क्या कह सकते हैं? भोजन कह सकते हैं। तो आप यूं कह सकते हो कि जीव शरीर के वृद्धि और विकास के लिए, जीव शरीर के वृद्धि और विकास के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? पोषक तत्वों की। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि आदि की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों के जो स्रोत हैं, एग्जाम्पल देखो आप, भाई मान लीजिए आप दूध पी रहे हो, दूध पी रहे हो तो दूध किसका स्रोत है? घी खा रहे हो, वसा का स्रोत है। दूध से हमें एक तो प्रोटीन मिल रही है, और वो कौन सी प्रोटीन मिल रही है? केसिन। केसिन तो प्रोटीन मिल रही है। और दूध जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है। तो ये दूध है, ये इन पोषक तत्वों का क्या हो गया? सोर्स हो गया। अब विटामिन हैं, विटामिन जैसे मान लीजिए गाजर खा रहे हो आप, तो गाजर खा रहे हो तो आप विटामिन ए ले रहे हो। मान लीजिए आप संतरा, ऑरेंज, नींबू आदि का उपयोग कर रहे हो, तो कौन सी ले रहे हो आप? विटामिन सी ले रहे हो। सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं तो विटामिन डी ले रहे हो। तो ये स्रोत हैं। तो शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पोषण की डेफिनेशन समझ लेना ध्यान से, ज्यादा जटिल नहीं है। भोजन को समझ लिया तो पोषण की डेफिनेशन समझ सकते हो आप। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्वों, ये पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों के स्रोत, ये स्रोत है, पोषक तत्वों के स्रोत को ग्रहण करना। फिर पता है आपको क्या होगा? ग्रहण करेंगे, फिर उसका पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर अवशोषण के बाद उसका विखंडन होगा, फिर ऊर्जा मिलेगी। पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ध्यान दो, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों, जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, ये आवश्यक पोषक तत्वों के स्रोत को ग्रहण करने से लेकर के ऊर्जा मिलने तक की जो प्रक्रिया है, दिस इज न्यूट्रिशन। देख लो इसे। पोषण की परिभाषा लिखो, मैं दो तीन परिभाषा लिखा देता हूँ। पोषण, देखो एक मैं दो तीन परिभाषा लिखवा देता हूँ। पहली परिभाषा लिखो आप इसकी, मैं इसको मिटा देता हूँ। पोषण की डेफिनेशन इस तरह से,
भोजन पोषक तत्व। भोजन को आप समझ चुके हैं। पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है आदि। भोजन और पोषक तत्व एक विज्ञान है। ये पोषक तत्व विज्ञान। भोजन कौमा पोषक तत्वों का विज्ञान एवं उनका हमारे शरीर पर प्रभाव। भोजन पोषक तत्वों का विज्ञान एवं उनका हमारे शरीर पर प्रभाव। लिख लो, एक अक्षर बना के लिखना, कई बार वैसे लिखवाऊंगा इसको। भोजन पोषक तत्व, पोषक तत्व बार बार लिखने जरूरत नहीं, एक बार याद रखो। भोजन कौमा, क्योंकि आप 10th क्लास में हो, माध्यमिक शिक्षा ले रहे हो, तो आपका माइंड है थोड़ा सा, बुद्धि का विकास हो चुका है इतना, तो आप समझ जाना इससे। पोषक तत्व जैसे मैं बोलूँ तो आप उनको समझ जाना ये चीज है। भोजन कौमा पोषक तत्वों का विज्ञान एवं उनका हमारे शरीर पर प्रभाव, एवं उनका हमारे शरीर पर प्रभाव पोषण कहलाता है। भोजन पोषक तत्वों का विज्ञान एवं उनका हमारे शरीर पर प्रभाव पोषण कहलाता है। एक परिभाषा ये होगी। अर्थ लिख लो इसका, पोषण का अर्थ। चमड़ा के लिखो, पोषण का अर्थ हमारे शरीर में, या शरीर, पोषण का अर्थ लिख लो, शरीर में भोजन का कार्य, भोजन का कार्य। शरीर में भोजन का कार्य। पोषण क्या है? शरीर में भोजन का कार्य, तो वही तो अर्थ हो गया। भोजन का जो कार्य है वो ऊर्जा प्राप्त करना, तो वो पूरी प्रक्रिया भोजन का अंतरण कैसे ऊर्जा मिलने तक की जो प्रक्रिया है वो हो गई। तो पोषण का अर्थ क्या लिख लिया आपने, शरीर में भोजन का कार्य करना है, भोजन का कार्य करना है। फिर तीर का चिन्ह बना के लिखना। जीव शरीर के वृद्धि और विकास, जीव शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए, जीव शरीर के वृद्धि एवं विकास, जीव शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्वों, इनका नाम लिख देना आप। विभिन्न पोषक तत्वों, विभिन्न पोषकों डैश लिख करके, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन आदि, खनिज लवण आदि की आवश्यकता होती है जीव शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
इन पोषक तत्वों के स्रोत, इन पोषक तत्वों के स्रोत, इन पोषक तत्वों के स्रोत के अंतर्ग्रहण से लेकर, इन पोषक तत्वों के स्रोत के, इन पोषक तत्वों के स्रोत के अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण से लेकर ऊर्जा मिलने तक की प्रक्रिया, लेकर ऊर्जा मिलने तक की प्रक्रिया क्या है? न्यूट्रिशन। एनर्जी ऊर्जा स्रोत के यानी पोषक स्रोतों के अंतर्ग्रहण से लेकर के ऊर्जा मिलने तक की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अब एक जो लाइन लिखवाऊंगा वो आपके सिलेबस की हूबहू लिखवा रहा हूं, देख लो। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वो लिख लिया होगा आपने। शरीर के क्रम की स्थिति का अनुरक्षण एवं ऊर्जा प्राप्ति के लिए शरीर के क्रम की स्थिति का अनुरक्षण एवं ऊर्जा प्राप्ति के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? न्यूट्रिशन की। तो नीचे दिए का चिन्ह बना के लिख देना। आपसे ये पूछ ले कि भाई न्यूट्रिशन क्यों आवश्यक है, वो तो सीधी सी बात आप कर दोगे, भाई पोषण के द्वारा उपापचय क्रियाएं होती हैं और नियमित रहती हैं, जीव शरीर का वृद्धि और विकास होता है, उससे ऊर्जा मिलती है। शॉर्ट में आप यूं लिख सकते हो, सिलेबस के अनुसार ये लाइन लिख सकते हो कि पोषण की हमारे शरीर में क्यों आवश्यकता है। तो शरीर के क्रम की स्थिति के अनुरक्षण, यानी शरीर का जो प्रक्रिया है उनका क्रम बना रहे, यथावत बना रहे। अनुरक्षण शब्द के अर्थ पहले बताया, यथावत, ये उसे बेहतर बना रहे। शरीर के क्रम की स्थिति का अनुरक्षण एवं ऊर्जा प्राप्ति के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है। पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? शरीर के क्रम की स्थिति का अनुरक्षण एवं ऊर्जा प्राप्ति के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। लिख लिया? पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर के क्रम की स्थिति का अनुरक्षण एवं ऊर्जा प्राप्ति के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। फिर तीर का चिन्ह बना के लिख लेना आप। अब सीधी सी बात है, अगर हम भोजन खा रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण कर रहे हैं, अगर उसमें ये सभी पोषक तत्व हैं, अगर भोजन कैसा है, अगर भोजन में सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं, वो एक आनुपातिक रूप से अगर किसी भोजन में ये पोषक तत्व हैं, तो भोजन कैसा होगा? संतुलित भोजन होगा। और ये पोषण कैसा होगा? अनुपातिक रूप से हो, संतुलित हो, तो वो पोषण कैसा हो गया? सुपोषण होगा। जब भोजन में सभी पोषक तत्व एक आनुपातिक रूप से हों, सारी चीजें हों, तो वो भोजन कैसा कहलाएगा? संतुलित भोजन कहलाएगा। और ये जो पोषण है वो कैसा कहलाएगा? सुपोषण कहलाएगा। और जब सुपोषण होगा तो जीव शरीर वृद्धि विकास प्रॉपर होंगी। लेकिन जब
भोजन में आवश्यक पोषक तत्व तो नहीं होंगे, तो भोजन वो पोषण कैसा कहलाएगा? कुपोषण की जगह क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा। कुपोषण का शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो लिख लो आप, भोजन में भोजन में सभी पोषक तत्व भोजन में सभी पोषक तत्व एक आनुपातिक रूप से भोजन में सभी पोषक तत्व आनुपातिक रूप से उपस्थित हों, आनुपातिक रूप से उपस्थित हों, आनुपातिक रूप से उपस्थित हों, ऐसा भोजन ऐसा भोजन भोजन में सभी पोषक तत्व आनुपातिक रूप से उपस्थित हों, आनुपातिक रूप आनुपातिक रूप से उपस्थित हों, ऐसा भोजन संतुलित भोजन ऐसा भोजन संतुलित ऐसा भोजन संतुलित और यह संतुलित और पोषण कैसा कहलाएगा? और इस प्रकार के पोषण को सुपोषण कहते हैं। सभी पोषक तत्व आनुपातिक रूप से उपस्थित हों, तो यह ऐसा भोजन संतुलित भोजन, जबकि ऐसा पोषण सुपोषण कहलाता है। ऐसा पोषण सुपोषण कहलाता है। ऐसा भोजन सुपोषण कहलाता है, नहीं, ऐसा पोषण सुपोषण कहलाता है, जिससे जिससे शरीर का वृद्धि और विकास शरीर का वृद्धि और विकास ठीक ढंग से होंगे। शरीर का वृद्धि विकास ठीक ढंग से होंगे। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास होगा। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास होगा। ऊर्जा स्तरों में वृद्धि होगी। ऊर्जा स्तरों में वृद्धि होगी। सुखद और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। सुखद और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। सुखद एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली अच्छे से संपन्न होगी। इसलिए हमें अच्छा भोजन करना चाहिए, सुपोषण होना चाहिए। और जो बच्चों को जैसे प्रोटीन नहीं मिल पाती है, वो जो बच्चे गरीब होते हैं, गरीब घरों के जो बच्चे होते हैं, उनको उनके भोजन में ये सही पोषक तत्व तो अनुपातिक रूप से नहीं होते हैं, तो उनका पोषण कैसा हो गया? कुपोषण हो जाता है। और जैसे कुछ बच्चों को प्रोटीन, देखो ना, प्रोटीन तो लिख ही नहीं रहा है इसमें ना, प्रोटीन जरूर लिख देना इसमें, पहले भी शायद नहीं लिखा होगा। मैंने प्रोटीन जरूर लिख देना, प्रोटीन जरूर लिखना है।
तो जब भोजन में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त नहीं होगी तो पोषण कैसा हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा, जिससे मैरास्मस या क्वासी और रोग हो जाते हैं। जिस बच्चों का कद छोटा रह जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, पेट बाहर निकल आता है। कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है आंगनबाड़ियों में, उन आंगनबाड़ियों में जब बच्चा यानी गर्भस्थ स्थिति से ही माँ को आंगनबाड़ी केंद्रों से पोषण मिलता रहता है, ताकि बच्चे का वृद्धि और विकास, गरीब परिवारों के बच्चों का या सभी का, गरीबों को ध्यान में रख कर बना ये आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं। वैसे सभी का पोषण जो है, अगर माँ का पोषण अच्छे से होगा तो उसका जो गर्भस्थ शिशु है उसका भी पोषण अच्छे से होगा। फिर उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में दिए जाते हैं, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में दी जाती है, ताकि बच्चों को कुपोषण ना हो। तो 3 चीज़ का चिन्ह बना के लिख दो। कुपोषण से मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा इसमें, आप समझ रहे कुपोषण क्या है। कुपोषण से शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। 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 शरीर का वृद्धि और विकास नहीं हो पाता है। शरीर का वृद्धि और विकास रुक जाता है। शरीर का वृद्धि और विकास रुक जाता है। अतः गरीब बच्चों या गरीब परिवारों को पर्याप्त मात्रा में, गरीब परिवारों के बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पोषण उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं। सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र खोलकर, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र खोलकर आंगनबाड़ी केंद्र खोलकर सभी बच्चों को सभी बच्चों को व गर्भस्थ माँओं को, सभी बच्चों को व गर्भस्थ माँओं को प्रोटीन उपलब्ध कराई जाती है। प्रोटीन या पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि गरीब बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भस्थ माँओं व बच्चों को, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बच्चे होते हैं, बच्चों को प्रोटीन या पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि गरीब परिवारों के बच्चे कुपोषण से ग्रस्त ना हो, कुपोषण से बच सके।